वेलकम टू सिनेमा पॉपकॉर्न डिकोडेड। तो पूरे 4 साल बाद नुसरत भरूचा स्टारर स्टोरी 2 रिलीज हो गई है, जिसे कि मैंने तो देख लिया है और इसी को हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं जल्दी से मूवी पर। तो मूवी की शुरुआत में ही हमें वही गन्ने के खेत दिखते हैं जो कि छोरी पार्ट 1 में हमने देखे थे, और छोटा घाघरा पहने एक छोटी सी बच्ची जो लगभग 6 से 7 साल की ही होगी, अपने हाथ में लालटेन लिए हुए उन गन्नों के खेत में हर तरफ अपनी माँ को ढूंढ रही है। और उसे वहाँ बच्चे दिखाई देते हैं जो कि कहते हैं कि माँ बुला रही है। बार बार उसे वही बच्चे बुलाकर एक सूखे कुएं की तरफ खींच के ले जाते हैं, जहाँ वो बच्ची उस कुएं के अंदर जाकर अपनी माँ को पुकारती है कि तभी वो देखती है कि एक जंजीर ने उसके पैरों को जकड़ लिया है और वो जंजीर उसे खींचते हुए सूखे कुएं के अंदर घसीट के लेके जाती है, जहाँ उस बच्ची के पीछे अंदर कुएं में एक राक्षस टाइप का आदमी जाता है। और यहाँ उसी गाँव के पास एक शहर के एक स्कूल के क्लासरूम में साक्षी बच्चों को पढ़ा रही है, जो कि इसी स्कूल में टीचर की जॉब कर रही है, जहाँ साक्षी ब्लैक बोर्ड पर एक वर्ड लिखती है केवमैन यानी कि आदि मानव, और उनसे इसका मतलब पूछती है, जहाँ वो बताती है कि हजारों साल पहले हम सब आदिवासी ही थे और फिर हमने समाज बनाए, रूल्स बनाए। जहाँ साक्षी बच्चों को पढ़ा रही होती है कि तभी स्कूल का वॉचमैन आकर साक्षी से कहता है कि उसे प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। यहाँ स्कूल प्रिंसिपल साक्षी से कहता है कि उसकी बेटी को घर से स्कूल करने की परमिशन वो नहीं दे सकता। यहाँ साक्षी उसे बताती है कि उसकी बेटी का ये स्पेशल केस है, जहाँ वो प्रिंसिपल को बताती है कि ईशानी धूप में नहीं जा सकती, उसे सनलाइट से एलर्जी है। वहीं प्रिंसिपल को समझाती है कि वो स्पेशल केस है, लेकिन प्रिंसिपल उससे कहता है कि वो नहीं बल्कि स्पेशल केस आप हैं, क्योंकि आपकी जॉब इंस्पेक्टर समर ने लगवाई है, और साथ में ताना मारता है कि आप और इंस्पेक्टर समर का जो भी रोमांटिक रिश्ता हो, लेकिन ईशानी को स्कूल में भेज दीजिए। दूसरी तरफ साक्षी की बेटी ईशानी रानी के साथ होती है अपने घर में। रानी ईशानी को पढ़ा रही होती है कि किचन से आवाज सुनते ही वे कमरे से बाहर जाती है और साथ ही ईशानी को हकलाते हुए कहती है कि बाहर नहीं आना। ईशानी अपनी रिमोट कंट्रोल कार से खेलने लग जाती है। खेलते हुए उसकी कार एक कमरे में चली जाती है जहाँ धूप होती है, जहाँ अंदर जाकर ईशानी अपना हाथ धूप में रखती है, जिससे उसकी बॉडी की स्किन जलने लगती है। इसी बीच वहाँ भागते हुए रानी आती है और ईशानी का हाथ धूप से हटा देती है। अब रात के टाइम साक्षी घर आती है, जहाँ ईशानी घर से बाहर आकर साक्षी को गले लगाती है। अब यहाँ पर ये समझ नहीं आया कि साक्षी पूरा दिन रहती कहाँ है, जबकि स्कूल तो दोपहर में ही बंद हो जाते हैं। यहाँ ईशानी साक्षी से सूप पीते हुए स्टोरी सुनने की रिक्वेस्ट करती है और साक्षी उसे सुनाना शुरू करती है। इधर नेक्स्ट डे साक्षी अपनी बेटी ईशानी को स्कूल के लिए तैयार करती है और उसे ऐसे कपड़े पहनाती है जिससे उसकी स्किन डायरेक्ट सनलाइट में ना आए। ईशानी टैक्सी से स्कूल आती है और अपनी क्लासरूम में जाती है। इधर जब प्रिंसिपल स्कूल में ईशानी को ऐसे पूरे कपड़ों में देखता है तो वो सरप्राइज रह जाता है और उसे रियलाइज होता है कि साक्षी ठीक कह रही थी अपनी बेटी को लेकर। शाम को जहाँ साक्षी ईशानी के जले हुए हाथ पर ऑइंटमेंट लगा रही होती है कि तभी पीछे से इंस्पेक्टर समर आता है, जिसके घर में ईशानी और साक्षी रह रहे हैं। ईशानी समर को देख के उसके गले लग जाती है और फिर सब मिलकर साथ में डिनर करते हैं। और उसके बाद साक्षी ईशानी को सुला के समर के पास आती है बाहर, और यहाँ पर साक्षी और समर बात कर रहे होते हैं घर से दूर चलते हुए, जहाँ साक्षी समर से कहती है कि तुम हमसे अब रेंट ले लिया करो। समर मना करता है और साक्षी उसे कहती है कि तुमने हमारे लिए अभी तक काफी कुछ किया है। और यहाँ से कहानी जाती है पीछे 7 साल पहले, जहाँ राजवीर के घर से निकलते हुए रानी ने उस पर अटैक किया था, और इस अटैक के बाद रानी और साक्षी वहाँ से पुलिस स्टेशन में आते हैं और साक्षी कहती है कि उसे सरेंडर करना है क्योंकि उसने 3 मर्डर किए हैं। साक्षी को लेकर इंस्पेक्टर समर राजवीर के घर आता है, जहाँ पर समर साक्षी से पूछता है कि यही घर है ना। साक्षी यहाँ हैरान रह जाती है कि डेड बॉडी तो यही थी, लेकिन फिर कहाँ गई। यहाँ पर साक्षी के मन में एक बार फिर से डर आ जाता है कि डेड बॉडीज तो मिली नहीं, मतलब कि राजवीर जिंदा है। और इसी बीच उसे काफी तेज लेबर पेन होने लगता है, जहाँ समर उसे कहता है कि जब डेड बॉडी नहीं है तो केस कैसा। साक्षी उसे कहती है कि अगर राजवीर जिंदा है तो वो जरूर आएगा साक्षी और उसके बच्चे को ढूंढते हुए। इधर हॉस्पिटल में साक्षी एक छोटी बच्ची को जन्म देती है। समर उसे नेक देता है और रानी जैसे ही विंडो का पर्दा हटाती है तो वो छोटी बच्ची रोने लगती है, जहाँ पर साक्षी को पता चलता है कि उसकी बेटी को सनलाइट से एलर्जी है। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ ये सब सोचकर साक्षी रो रही होती है कि समर उसे डर्मेटोलॉजिस्ट का एड्रेस देता है कि वो ईशानी को जाकर दिखाए। साथ ही तसल्ली भी देता है कि 7 साल बीत चुके हैं और अगर अब राजवीर को आना होता तो वो कब का आ जाता। इधर ईशानी घर में अपने रिमोट कंट्रोल कार से खेल रही होती है कि उसकी कार बेड के नीचे चली जाती है और वो उसे निकालने झुकती है तो उसके ऊपर काला साया या फिर कहीं आत्मा होती है, जिसे देखकर ईशानी कमरे से बाहर चली जाती है अपनी रानी माँ को ढूंढते हुए। यहाँ रानी को अंदर से ईशानी की आवाज नहीं सुनाई देती क्योंकि वो गार्डन में रेडियो पर कुछ सुन रही होती है। ईशानी फिर से डरते हुए अपने रूम की तरफ जाने की कोशिश करती
होती है कि तभी वो काला साया उसके सामने आता है और उसे हिप्नोटाइज कर लेता है और ईशानी उस काले साए को फॉलो करते हुए घर से बाहर निकलती है, जहाँ रानी रेडियो सुनते हुए अपने काम में लगी हुई है। अचानक से रानी की नजर ईशानी पर पड़ती है और वो उसके पीछे भागती है, जहाँ बाहर कुछ दूरी पर एक गाड़ी खड़ी है। गाड़ी में से कुछ लोग निकलते हैं और ईशानी और रानी को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। इधर समर साक्षी को घर छोड़ने आता है, जहाँ साक्षी देखती है कि घर का दरवाजा तो खुला हुआ है। वो घबरा के घर के अंदर जाकर देखती है कि घर में कोई भी नहीं है, ना रानी और ना ईशानी। और साक्षी यहाँ बहुत घबराई हुई है और समर उसे समझाता है कि वो उन दोनों को ढूंढ कर ले आएगा। जहाँ साक्षी को इस चीज का डर है कि कुछ ही देर में सुबह हो जाएगी और कहीं उसकी बेटी ईशानी को कुछ हो ना जाए। समर चला जाता है और यहाँ साक्षी अपने कमरे में बैठकर खूब रोती है। रोते हुए साक्षी सो जाती है और उसे सपना आता है कि उसके पास ईशानी सो रही है, जिससे वो एकदम से वहाँ पे चौंक कर उठती है और देखते हैं कि उसी टाइम पर समर का कॉल आता है उसके पास, जहाँ समर साक्षी को बताता है कि एक कैमरे की रिकॉर्डिंग से पता चला है कि ईशानी को राजवीर का ताऊ उठाकर ले गया है और वो उसे उसी गाँव में लेकर गया है। जहाँ पर साक्षी समर से कहती है कि वो जरूर उसे गन्ने के खेत में ही ले गया होगा। और यहाँ समर और साक्षी आते हैं गन्ने के खेतों में और यहाँ समर की टीम और साक्षी खेत की तरफ जाते हैं। यहाँ साक्षी को एक लड़का दिखता है जो कि एक स्टिक डॉल को वहीं पर फेंक के भाग जाता है, जहाँ साक्षी समर को कहती है कि ये ईशानी की ड्रेस है और वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ खेत में हर तरफ पुलिस फैल जाती है और साक्षी को एक बार फिर से वही स्टिक डॉल दिखती है, जहाँ ये लोग खेत के बीचों बीच एक पुराने जले हुए पेड़ के पास आते हैं। तभी वहाँ एकदम से काफी सारे लड़के आ जाते हैं और उन सब पुलिस वालों पर पत्थर मारने लगते हैं। और यहाँ समर साक्षी को साइड में खेत के बीचों बीच में खड़ा कर देता है और एक आदमी पीछे से आकर साक्षी का मुंह दबाकर उसे घसीटते हुए ले जाता है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि राजवीर ही होता है और साक्षी के सर पर डंडा मारकर उसे बेहोश करता है। समर यहाँ फाइनली गन का इस्तेमाल करता है। वो देखता है कि जहाँ पर उसने साक्षी को खड़ा किया था साक्षी वहाँ पर नहीं है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कुछ बच्चे मिलकर साक्षी को घसीटकर एक सुरंग में ले जा रहे हैं। इधर समर उसी पेड़ के सहारे खड़ा होता है, जहाँ हम देखते हैं कि उस पेड़ के नीचे अंडरग्राउंड एक बहुत बड़ा हॉल है। इधर सारे गाँव वाले जमा हो रखे हैं। यहाँ गाँव का ताऊ सबसे कहता है कि जिस माँ बेटी को हम 7 साल से ढूंढ रहे थे वो हमें अब जाकर मिली है। और उधर उन लोगों ने साक्षी को बेहोश कर रखा है और राजवीर भी वहीं खड़ा होता है, जहाँ राजवीर अपने ताऊ से कहता है कि अब तो मुझे कुनबे में वापस ले लो, मैंने अपनी वफादारी दिखा दी है। और ताऊ ये कहता है कि ये सब तो प्रधान जी ही तय करेंगे। ताऊ वहाँ काले कपड़ों में बैठी एक औरत को दासी बोलता है और वो दासी उठकर सामने बने गेट के एक छोटी सी विंडो खोल के देखती है और अंदर से एक बड़ा सा आदमी टाइप का राक्षस दासी को कुछ हिंट देता है। सारे लोग यहाँ उस राक्षस के सामने हाथों को क्रॉस करके खड़े होते हैं, यानी एक तरीके से उनका देवता हुआ। हालांकि ये लोग उसे प्रधान जी कहते हैं, जो कि गांव का सबसे बड़ा ओहदा होता है। ताऊ वहाँ खड़े बच्चों को समझा रहा होता है कि इन 3 दिनों में ना तो कोई गांव से बाहर जाना चाहिए और ना ही कोई गांव के अंदर आना चाहिए, और यही सब कुछ सही रहा तो जल्दी गांव में हरियाली आ जाएगी। और कहता है कि तीसरे दिन राजवीर की छोरी का समर्पण होगा और उससे पहले राजवीर की बीवी यानी साक्षी की बलि चढ़ेगी। लेकिन यह साक्षी को जैसे ही होश आता है वो चीखने चिल्लाने लगती है और वो ईशानी के बारे में पूछती है, जिसमें कि राजवीर उसको दबाने की कोशिश करता है। तभी पास के दरवाजे से अचानक से काफी औरतों के चीखने की आवाजें आती हैं और वो दासी तुरंत उठकर आती है और साक्षी के मुंह पर भभूत डाल देती है, जिससे कि साक्षी बेहोश हो जाती है। वहीं अब रात हो चुकी है और समर के बहुत ढूंढने पर भी साक्षी उसे नहीं मिलती और वो पूरी टीम को लेकर चला जाता है। और इधर साक्षी को वही बच्चे खींचते हुए बहुत बड़ी कोठरी के अंदर ले जाते हैं और साक्षी को वहाँ पर बंद करके वहाँ से भाग जाते हैं। साक्षी दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करती है और साक्षी की कोठरी के अपोजिट ईशानी भी कमरे में बंद है। ईशानी बाहर जाने की कोशिश करती है कि तभी वहाँ पे एक छोटा लड़का आता है जो कि चाल ढाल से थोड़ा जनाना टाइप लगता है। वो अपना नाम शालिन बताता है। वो अपनी माँ के बारे में पूछती है ईशानी, लेकिन वो लड़का कहता है कि तू अपनी माँ से कभी नहीं मिल सकती। फिर उसे जड़ी बूटी से बना एक काढ़ा देता है और कहता है कि इसे पी ले, दासी माँ ने भेजा है। ईशानी मना कर देती है। वहीं दूसरी तरफ साक्षी अपनी कोठरी से बाहर निकलने की बहुत तरकीबें अपना रही होती है और जैसे ही साक्षी दरवाजे की जंजीर तोड़कर बाहर आने की कोशिश करती है कि तभी वहाँ पर दासी आती है। साक्षी उसे बताती है कि उसकी बेटी बहुत बीमार है, वो धूप में नहीं जा सकती वरना वो मर जाएगी। जहाँ दासी साक्षी से कहती है कि वो बीमार नहीं है बल्कि उसमें अद्भुत शक्तियाँ हैं और कहती है यहीं पड़ी रहे जब तक मर न जाए। जहाँ साक्षी पीछे से चिल्ला रही होती है कि उसकी बेटी को छोड़ दो और एक बार फिर से दासी के जाते ही वही साया आता है, जिससे साक्षी डर जाती है कि उस साये में दासी निकल कर आती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो साया और किसी का नहीं बल्कि दासी का ही होता है। दासी उससे कहती है गुस्से में कि तेरी बेटी
बेटी अब मेरी है और भूल जाओ उसे। इधर खेत में ताऊ राजवीर को समझा रहा होता है कि दासी की शक्ति बड़ी जहरीली है, उसका साया सब सुन सकता है और देख सकता है। दासी तेरी बेटी को समर्पण के लिए 3 दिनों में तैयार कर देगी। यहाँ ईशानी की कोठरी के अंदर दासी आती है। ईशानी उसे अपनी माँ के बारे में पूछती है, लेकिन साक्षी की बात अनसुना करके दासी जबरदस्ती उसका मुंह पकड़ के उसे काढ़ा पिला देती है। फिर दासी उसी राक्षस के दरवाजे के बाहर बैठ के उसे बुलाती है और दरवाजा खुलता है। दासी उसके पास अंदर जाती है और उससे कहती है कि लड़की ने काढ़ा पीना शुरू कर दिया है, साथ में उसके चेहरे के ऊपर किसी का खून भी गिरा रही होती है। यह वहीं दूसरी तरफ साक्षी सोच रही होती है कि वो कैसे करके अपनी बेटी को बचाए कि उसके कोठरी में एक दरवाजा जिसे खोलकर वो अंदर जाती है और यहाँ वो देखती है कि ये जगह तो पूरी सुरंगों का जाल है। साक्षी टॉर्च लेकर उन सुरंगों में अपनी बेटी को ढूंढती है। जहाँ साक्षी के सामने धागों से बंधा एक सुरंग आती है, यानी यहाँ किसी की आत्मा को बांधकर रखा गया है। साक्षी उन धागों से बने बैरियर को तोड़कर आगे बढ़ती है और सुरंगों में इधर उधर भागती रहती है और थक के वहीं रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ ईशानी की कोठरी में कुछ लड़के टॉर्च लेकर आते हैं और ईशानी के मुंह पर टॉर्च मारते हैं। ईशानी के साथ खड़ा वही लड़का शालीन उन बच्चों से बाहर जाने को कहता है, लेकिन वो लड़के कहते हैं कि तू ना लड़का लगता है ना लड़की, तो तू है कौन, और उसकी सेक्सुअलिटी पे मजाक बनाते हैं और पानी फेंक के वहाँ से भाग जाते हैं और ये लड़का भी उनके पीछे भागता है। यहाँ पर ईशानी खुला गेट देखकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है और सामने देखती है कि बहुत लंबी सुरंग है। इधर साक्षी को एक बार फिर से ईशानी की परछाई दिखती है जिसके पीछे वो भागने लगती है और यहाँ भागते हुए ईशानी को कुछ बच्चे दिखने लगते हैं जो ईशानी को कहते हैं कि माँ बुला रही है। इधर साक्षी को बच्चों की आत्माएं आकर भ्रम में डालती रहती है कि सच में ईशानी यहाँ है भी या नहीं। साक्षी वहीं खड़े होकर फिर से रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ ईशानी को वो बच्चों की आत्माएं सुरंग के गेट पर लाकर खड़ा कर देती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके उस सुरंग के बाहर निकलती है तेज धूप में और बाहर निकलते ही उसके हाथ और फेस पे सब कुछ सनलाइट से जलने लगता है और ईशानी माँ माँ कहते हुए वहीं बेहोश होने लगती है। यहाँ साक्षी जो सुरंग में फंस चुकी है जिसके सामने वहीं पड़ी स्टिक डॉल जलने लगती है, जो कि इंडिकेशन है कि ईशानी के साथ कुछ गलत हो रहा है। इधर दासी अपने कमरे में आती है और वो देखती है कि ईशानी वहाँ पर नहीं है और वो अपनी शक्ति या कहे अपने साई को भेजती है जो देखता है कि ईशानी बेहोश पड़ी है कुएं के गेट पर और दासी तुरंत अपना दुपट्टा उठाकर भागती है और अपने दुपट्टे से कवर करके ईशानी को वापस सुरंग के अंदर लेकर आती है, जहाँ दासी देखती है कि ईशानी बेहोश हो चुकी है। और हमें यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है कि ईशानी के साथ साथ दासी को भी सनलाइट से एलर्जी है, यानी वो दासी और ईशानी बिल्कुल एक जैसे हैं। इधर साक्षी सुरंग के अंदर वही स्टिक डॉल को उठाकर हाथों में घूम रही है और उसे एक सुरंग में काफी सारी औरतों की चिल्लाने की आवाज आती है और साक्षी वहीं चली जाती है, जहां हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में काफी सारे टोटके मटेरियल लटके होते हैं जो कि किसी चीज को रोकने के लिए ही किया जाता है। इधर दासी के कमरे में ईशानी बेहोश है और दासी कुछ जड़ी बूटियां पीसकर लेप बना रही है और फिर वो ईशानी के जले हुए हिस्से पर वो लेप लगाती है और साथ ही बॉडी के हिस्से पर वो अपने भी लेप लगाती है। यहाँ इसके बाद दासी बैठे हुए हुक्का पी रही होती है कि तभी ईशानी को होश आता है और वो ईशानी के आगे फिर से वही काढ़े की कटोरी रख देती है और उसे पीने के लिए बोलती है, जहाँ ईशानी इस हालत में बिल्कुल नहीं है कि वो खुद उसे पी सके और दासी उठकर उसे वो काढ़ा पिला देती है। इसी बीच राजवीर का ताऊ वहाँ आता है और दासी से कहता है कि तेरे से प्रधान जी का इलाज नहीं हो रहा और कहता है कि कहीं ये मर ना जाए तेरे काले साई की वजह से, क्योंकि इससे पहले 3 लड़कियां मर चुकी है। जहाँ दासी कहती है ये मामूली लड़की नहीं है, ये प्रधान को ठीक कर देगी। जहाँ साथ ही दासी कहती है कि प्रधान जी की पत्नी हूँ मैं, इनकी हर जरूरत का पता है मुझे, और ताऊ को भगा देती है। इधर सुबह के टाइम समर फिर से खेत में आता है और अपने जूनियर को कहता है कि जब मैं गुम हो जाऊंगा तब जाकर पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ पे अपनी फोर्स भेजेगी। अब यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या इन पुलिस वालों के पास ड्रोन भी नहीं है कि वो ड्रोन की हेल्प से पूरे खेत को देख सके कि आखिर कौन कहाँ पर छुपा हुआ है। समर खेतों में जाता है और छुपते हुए एक कुएं के पास कुछ बच्चों को देखता है और देखता है कि इस कुएं में अंदर जाने के लिए सीढ़ियां हैं। समर अंदर जाने को तैयार होता है और अपनी हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। यहाँ समर एक छोटी सी सुरंग के अंदर आता है जहाँ ये काफी फैली हुई है और वो सावधानी से आगे बढ़ता है, लेकिन कंफ्यूज रहता है कि आखिर वो जाए तो जाए कहाँ। इस तरफ ईशानी दासी से पूछती है कि क्या ये जला हुआ आपको दुखता है। दासी कहती है कि नहीं, ये एक शक्ति है और जब तू बड़ी होगी तब तुझे भी पता चल जाएगा। और दासी फिर से लग जाती है ईशानी के लिए वही सूप बनाने। ईशानी फिर से उसे मना करती है कि वो ये सूप नहीं पिएगी, पर दासी कहती है कि जल्दी बड़ी हो जाएगी इसे पी के। ईशानी दासी को कहती है कि पहले एक कहानी सुनाओ तब वो ये सूप पिएगी। अब दासी ईशानी को कहती है कि ये कपल
के कोई बच्चा नहीं हो रहा था, लेकिन उन्हें एक लड़की पैदा हुई, जबकि उसे एक लड़का चाहिए था वंश चलाने के लिए। और लड़की को देख के वो लोग एक सूखे कुएं के पास उसे फेंक के चले जाते हैं। अब उस बच्ची का शरीर पूरा दिन उस सूरज की रोशनी से जलने लगा। वो लड़की सनलाइट से पूरे दिन जलती रही। वो लड़की मरने ही वाली थी कि वहाँ एक आदि मानव यानी वो राक्षस आया और उस बच्ची को लेकर चला गया, जहाँ उसने अपनी शक्ति से उस बच्ची के शरीर को ठीक कर दिया। बच्ची बड़ी हुई तो उस आदि मानव को वो लड़की पसंद आने लगी और उस लड़की को अपनी शक्ति भी दे दी। फिर वो लड़की जवान हो गई और उसने उस लड़की से शादी कर ली। यहाँ बेसिकली दासी अपनी ही बैक स्टोरी ईशानी को सुना रही होती है। यहाँ ईशानी उनसे पूछती है कि क्या उसे भी उसकी तरह सुंदर पंख मिलेंगे, और दासी कहती है कि पता नहीं। फिर उसे वो वही काढ़ा पीने को देती है। इस बार ईशानी आराम से बिना नानुकुर करे वो काढ़ा पी लेती है। वहीं दूसरी तरफ साक्षी सुरंग में बने एक कमरे का गेट खोलती है। अंदर आकर वहाँ उसे कुछ औरतें दिखती हैं घूमती हुई, और वो औरतें अपनी बेटियों को बचाने के लिए उससे मदद मांगती हैं। और एक दो नहीं बल्कि वहाँ पर बहुत सारी औरतें होती हैं और साक्षी भी उनसे मदद मांगती है। वो सारी औरतें साक्षी को बस देखती रहती हैं और साक्षी उनसे कहती है कि हम सब साथ में जाएंगे और अपने अपने बच्चों को बचा लेंगे। साक्षी के पीछे वो सब औरतें आती हैं, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ये सब तो उन औरतों की आत्माएं हैं जिन्हें राजवीर ने तड़पा तड़पा कर मारा था और उनकी बच्चों को प्रधान यानी उस राक्षस को समर्पण कर दिया था। इधर दासी के कमरे में ईशानी को पेट दर्द हो रहा है और ये दर्द वही काढ़ा पीने के बाद हुआ है। इस बार उसी हॉल में साक्षी को रानी दिखती है, या फिर ये कहे कि रानी की आत्मा साक्षी को वो सीन दिखाती है कि कैसे राजवीर ने उसे मारा था और उसे एक सुरंग में फेंक दिया था। इधर ईशानी पेट दर्द से तड़प रही है कि दासी वहाँ पर आती है और उसके पास बैठ जाती है। इधर साक्षी उसी हॉल में अभी भी है कि वहाँ पर राजवीर आता है और कहता है यहाँ पर सिर्फ आवाजें हैं, और साक्षी राजवीर को कहती है कि वो ईशानी को बचा ले, लेकिन राजवीर उससे कहता है कि ये करना तो प्रथा है हमारी, उसके साथ जो हो रहा है वो ठीक है। और इसी बीच वहाँ दासी आती है और उसे बताती है कि ईशानी अब बड़ी हो गई है, मतलब उसे मेंसेस शुरू हो गए हैं। साक्षी भड़क जाती है कि वो भी 7 साल की बच्ची है और तुम लोगों ने उसके साथ ऐसा क्या कर दिया। राजवीर फिर गुस्से में आकर चाबुक से साक्षी को जानवरों की तरह मारता है और वो उसे लगातार मारता रहता है कि वो मर जाए, और इस कदर पीटने के बाद साक्षी बेहोश हो जाती है। ईशानी वाली बात जाकर दासी उस राक्षस को बताती है और ताऊ को कहती है कि प्रधान जी मान गए हैं। ताऊ ये खुशखबरी झरोखे से सुनकर सभा में सभी को बताता है कि प्रधान जी ने लहू चख लिया है और वो लड़की अब समर्पण के लिए तैयार है, और ये समर्पण आज रात आधी रात को ही होगा। यहाँ ईशानी के पास दासी आकर उसे तैयार होने के लिए कहती है और अब ईशानी को समर्पण के लिए उसे तैयार किया जा रहा है। यहाँ एक तरह से बाल विवाह को प्रथा ही है जो अभी भी कहीं न कहीं चलती है। वहीं दूसरी तरफ साक्षी राजवीर से पिटने के बाद खून में लथपथ पड़ी है और काफी हिम्मत करके वो उठती है, और जैसे ही बाहर की तरफ आती है वो ढलान से फिसल कर कुएं में गिर जाती है। और साक्षी वहाँ पानी में देखती है कि नीचे बहुत सारी औरतों की लाश पड़ी है, जिसमें से रानी की लाश भी वही होती है। वो घबरा के पानी के ऊपर आती है और साक्षी के आगे पीछे हर तरफ वही मरी हुई औरतों की आत्माएं ऊपर आ जाती हैं, जिसमें रानी भी होती है। साक्षी रानी की आत्मा से कुछ कहती है, लेकिन तभी वो उसके सर पर अपना हाथ रखती है और उसके साथ साथ बाकी सभी आत्माएं साक्षी के सर पर अपना हाथ बढ़ाती हैं। और यहाँ साफ दिख रहा है सभी आत्माएं मिलकर साक्षी को अपनी शक्तियाँ दे रही हैं। इधर ईशानी अब खेतों के बीच में खड़ी है उसी लड़के के साथ, और उससे कहती है कि मुझे माँ की काफी याद आ रही है। और वो लड़का ईशानी से कहता है कि मैं ले चलूंगा तुझे तेरी माँ के पास। और तभी दासी आती है और उस लड़के को भेज देती है। और यहाँ ताऊ राजवीर से कहता है कि कल साक्षी के साथ जो करना है तुझे पता है ना। राजवीर उससे कहता है कि वो तो मैंने उससे पहले ही मार दिया चाबुक से मार मार के, जिसको लेकर ताऊ भड़क जाता है। और ताऊ राजवीर से कहता है कि आहुति देनी थी उसकी हमने, और कैसे भी करके जिंदा या मुर्दा साक्षी को लेकर आए और पूरे गांव के सामने उसकी गर्दन काट दे। इन दोनों को बात करते हुए वो लड़का सुन लेता है। और वहीं दूसरी तरफ राजवीर साक्षी को लेने जाता है इस कुएं की तरफ, और सुरंग के अंदर जाते ही उस लड़के को समर पकड़ लेता है और उसका मुंह दबा देता है। और साथ ही समर उससे बाहर निकलने का रास्ता पूछता है कि पीछे पीछे राजवीर भी आता है साक्षी को ढूंढते हुए। यहाँ समर उस लड़के से पूछता है कि ईशानी और उसकी माँ कहाँ है, जहाँ वो बच्चा रोते हुए बताता है कि ईशानी का समर्पण होने जा रहा है, और पूरी कहानी बताता है कि जो प्रधान है वो आदि मानव है और हम उन्हीं के ही डिसेंडेंट्स यानी कि वंशज है, और वो धूप में नहीं जा सकते और सदियों से वो गुफाओं में ही रहते हैं, और समर्पण ही उन्हें जिंदा रख सकता है। यानी जो लड़की धूप में नहीं जा सकती वही प्रधान जी की सेवा कर सकती है। इसीलिए ईशानी का समर्पण होने वाला है और प्रधान जी तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन ईशानी मर जाएगी। यहाँ दासी ईशानी को उसी छोटी सी डोली में बिठाकर अपने रिचुअल्स करना शुरू करती है, जहाँ वो लड़का बताता है। और साथ ही समर को पता चलता है कि राजवीर अभी भी जिंदा है। यहाँ ऊपर दासी और गाँव वाले
वाले मिलकर समर्पण के रिचुअल कर रहे होते हैं और धीरे धीरे प्रधान की गुफा की ओर बढ़ते हैं। इधर राजवीर साक्षी के फुटप्रिंट्स फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। यहाँ सब गुफा में एंटर करते हैं जंगलियों की तरह नाचते हुए, और दासी ईशानी को लेकर आती है और उसे उस राक्षस के गुफा के गेट के सामने बिठा देती है और खुद भी वहीं बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ राजवीर उसी कुएं की तरफ आता है जहाँ वो देखता है कि साक्षी सीढ़ियों पर बेहोश पड़ी हुई है। जहाँ राजवीर बड़ी बेरहमी के साथ साक्षी के हाथ बांधकर उसे सीढ़ियों के ऊपर खींचता है और वो देखता है कि अचानक से साक्षी को वो खींच नहीं पा रहा और साक्षी की सांस अभी भी चल रही है। जहाँ राजवीर उससे कहता है कि तुझे तो मर जाना चाहिए था। साक्षी उससे कहती है कि मरना तो तुझे है, और वो राजवीर को खींचती है और वो सीढ़ियों पर गिर जाता है। यहाँ साक्षी के फेस पर रानी का फेस भी दिखाई देता है, जो कि इंडिकेशन है कि उसमें रानी की आत्मा है। यहाँ साक्षी उठकर सबसे पहले राजवीर का पैर तोड़ती है और उसे भी चाबुक से बहुत मारती है। जहाँ मारते हुए साक्षी के चेहरे पर रानी का गुस्सा साफ दिखाई देता है। जहाँ राजवीर को मारने के बाद वो उसका सर सीढ़ियों पे दे के मारती है कई बार और उसके गले में फंदा लगाकर उसे वहाँ पर लटका देती है, जिससे राजवीर की मौत हो जाती है और उसे वहीं नीचे फेंक देती है कुएं में। तभी वहाँ पर समर आता है, जिसकी हेल्प से साक्षी कुएं से बाहर आती है और वो लड़का उसे बताता है कि ईशानी उस सभा में पहुँच गई होगी जहाँ पर उसका समर्पण होने वाला है। जहाँ सभी लोग सभा में होते हैं कि तभी एक छोटा बच्चा आता है और ताऊ को बताता है कि बाहर उसने पुलिस वालों को देखा है, और ताऊ सब लोगों को लेकर बाहर चला जाता है पुलिस वालों से भिड़ने। और वहीं दूसरी तरफ ताऊ सभी गांव वालों को लेकर समर के सामने आता है और समर साक्षी के साथ उस लड़के को भेज देता है कि तुम जाकर ईशानी को देखो, मैं इन लोगों से निपट लूंगा। और यहाँ पर समर के साथ होती है इन लोगों की जबरदस्त हाथापाई और समर उन सबको एक एक करके मारता है, लेकिन फिर वो सब उसे मारने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दासी के साथ ईशानी भी गेट के बाहर बैठे हुए प्रधान यानी कि राक्षस के बाहर निकलने का वेट कर रही होती है कि दासी सभी को हाथ उठाकर इशारा करती है और सभी लोग चल पड़ते हैं दिया बुझाने के लिए। और फिर वो गेट एक बार फिर से खुलता है और दासी ईशानी को इशारा करती है कि अंदर जाने के लिए। ईशानी धीरे से उठती है और अंदर की तरफ बढ़ती है कि एकदम से वो राक्षस बाहर की तरफ आता है, जिसे देखकर ईशानी काफी डर जाती है और वापस से दासी से आकर कहती है कि वो भी उसके साथ चले। दासी ईशानी का हाथ पकड़कर खुद उसे राक्षस के पास ले जाती है। यहाँ पर अभी तक इस मॉन्स्टर का चेहरा रिवील नहीं किया गया और वो ईशानी का हाथ पकड़ के दासी को लात मार के गिरा देता है और ईशानी को खींचते हुए अंदर ले जाता है। जहाँ दासी उठती है और उसके चेहरे को देख के साफ लग रहा है उसे ईशानी का प्रधान के पास जाना ठीक नहीं लग रहा और वो अंदर से अपसेट है। और पीछे की तरफ देखती है कि सभी लोग मुंह ढककर नीचे सर झुकाए बैठे हैं। वहीं इसी तरफ वो छोटा लड़का साक्षी को लेकर राक्षस की गुफा के अंदर आ रहा होता है और ये चीज दासी को दिख रही है अपनी शक्तियों से। जहाँ एक बार फिर से दासी अपना साया भेजकर साक्षी को डराने की कोशिश करती है। जहाँ छोटा बच्चा तो डर जाता है लेकिन साक्षी नहीं डरती और साक्षी उसके सामने चलना शुरू करती है। तभी दासी वहाँ पर आती है हाथ में चाकू लेकर और उसका गला पकड़कर उसे पीछे की तरफ ढकेलती है। जहाँ साक्षी बार बार अपनी बेटी को लेकर ही कहती है, लेकिन यहाँ साक्षी के अंदर अब इतनी ज्यादा आत्माओं की शक्ति है कि दासी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। दासी यहाँ पर साक्षी को चाकू मार के रोकने की कोशिश करती है लेकिन साक्षी पर कोई खास फर्क नहीं होता। दासी उसे रोकने की कोशिश तो बहुत करती है और कहती है ये प्रथा है हमारी। जहाँ पर साक्षी उसे कहती है कि तुम्हें नजर नहीं आता कि तुम उसकी दासी हो, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। और फिर साक्षी उसका हाथ पकड़कर उसे उठाकर फेंक देती है, जो कि नॉर्मल इंसान के बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दासी फिर भी हार नहीं मानती और साक्षी को रोकने की कोशिश करती है। जहाँ दासी को साक्षी के साथ साथ वो सारी आत्माएं दिखती है कि ये सब साक्षी के साथ है। साक्षी कहती है कि तुम्हें कमजोर कर दिया गया है और मेरी बेटी उसकी दासी नहीं बनेगी। और साक्षी और वो सारी आत्माएं मिलकर दासी को उठा के फेंक मारती है दीवार पर। यहाँ अंदर से ईशानी बार बार अपनी माँ को पुकारती है। राक्षस ने ईशानी को जंजीर से जकड़ा हुआ है और बाहर की तरफ साक्षी गेट खोलने की पूरी कोशिश करती है, जिसे देखकर दासी बहुत हैरान हो जाती है कि एक लड़की को बचाने के लिए इतनी सारी मरी हुई माँ एक साथ आ गई है। और साक्षी के साथ साथ बाकी और सारी आत्माएं भी उस दरवाजे को खोलने में लग जाती हैं और साथ ही कामयाब भी होती हैं और दरवाजा खुल जाता है। साक्षी भागते हुए उस गुफा के अंदर जाती है और अपनी बेटी ईशानी को ढूंढती है। जहाँ साक्षी को वहाँ लकड़ी का एक संदूक मिलता है जिसमें उस राक्षस ने ईशानी को छुपा दिया था और साक्षी उसे खोलती है। कुछ कपड़े हटाने के बाद उसे उसकी बेटी वहाँ पर दिखती है। साक्षी अपनी बेटी को गले लगाती है और वहाँ से बाहर निकाल के उसे लेकर
निकल रही होती है कि वो राक्षस उस पिलर के पीछे छुपा होता है, जिसे देखकर साक्षी वही रुक जाती है और वापस उस पिलर के पीछे आती है और वो राक्षस साक्षी का हमशक्ल बनके उसके सामने आता है और साक्षी को धक्का देकर ईशानी को लेकर फिर से संदूक में चला जाता है। यहाँ साक्षी फिर से संदूक खोलती है, जिसमें से इस बार वो राक्षस निकल के साक्षी के मुंह पर कुछ पाउडर फूंक देता है, जिससे कि साक्षी को कुछ देर के लिए कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन साक्षी ईशानी का हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ती और उसे कसकर पकड़े रहती है। यहाँ वो राक्षस संदूक से बाहर आता है और वो जाकर ईशानी का हाथ पकड़ के उसे सम्मोहित कर लेता है एक बार फिर से और उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। यहाँ पर इस राक्षस का पूरा लुक हमें दिखाई देता है, जो कि किसी पंजाबी राक्षस की तरह दिखता है और उसकी हाइट अच्छी खासी है, जिसमें कि उसने बस धोती पहन रखी है। और वो राक्षस ईशानी की आत्मा खींचना शुरू करता है कि तभी वहाँ पर दासी अपने साय को वहाँ पर भेजती है और वो उस राक्षस को कमजोर करने की कोशिश करती है और ईशानी यहाँ से डरकर सीधा अपनी माँ के पास आती है और वो राक्षस गिर जाता है और हड़बड़ाकर वहाँ से चला जाता है। फिर दासी उस गुफा के अंदर आती है और साक्षी से कहती है कि अब कोई लड़की दासी नहीं बनेगी और फाइनली ईशानी को अपनी माँ मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ समर अभी भी उन गाँव वालों से लड़ रहा है, जहाँ फाइनली पूरे 3 दिन बाद पुलिस पूरी फोर्स लेकर आ जाती है और सब गाँव वाले भागने लगते हैं, लेकिन समर ताऊ को पकड़ लेता है। अब सुबह होने को है और पुलिस यहाँ के सभी गाँव वालों को पकड़कर लेके जा रही होती है। इधर दासी के साथ साक्षी और ईशानी बाहर आ रहे हैं उस कुएं से। दासी ईशानी को लेकर इस छोटी सी डोली में बिठा देती है ताकि धूप से बच सके। तभी साक्षी के पैरों को वही जंजीर जकड़ लेती है एक बार फिर से और वो उसे घसीटकर इस वापस कुएं की तरफ ले आती है, जो इस जंजीर को वही राक्षस खींच रहा है क्योंकि वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और साक्षी वहाँ सुरंग के अंदर खींची चली जाती है, जहाँ पूरी की पूरी सुरंग अब टूटने को है। जहाँ साक्षी दासी से कहती है कि अगर इसे इस टाइम छोड़ दिया तो ये फिर वापस आएगा और सभी को नुकसान पहुँचाएगा। और साक्षी अपनी बेटी ईशानी को दासी के हाथ में छोड़कर जंजीर को खींचते हुए वापस सुरंग के अंदर चली जाती है उस राक्षस को खत्म करने। और इसी के साथ होता है छोरी 2 का एंड, जो कि साफ है कि ये कहानी छोरी 3 में जाकर ही कंप्लीट होगी। तो अब साक्षी के साथ क्या हुआ, इसकी 3 थ्योरीज बनती है, जो कि छोरी पार्ट 3 के अंदर हम देख सकते हैं। पहला ये कि साक्षी का अंत हो जाए, यानी कि राक्षस के हाथों साक्षी मारी जाए। दूसरा ये कि वो राक्षस को मार कर वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाए। और तीसरा ये कि वो राक्षस ही साक्षी को सुरंगों में बंदी बनाकर रख ले और जब तक साक्षी लौटकर नहीं आती तब तक दासी ही ईशानी की देखभाल करेगी। आपको इन तीनों में से कौन सी थ्योरी अच्छी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले टिल देन बाय।